दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता कौन है, इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, इनको चुना कैसे जाता है, इनको कौन शपथ ग्रहण करवाता है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, इनकी सैलरी कितनी होती है, या तो इन्हें हटाया कैसे जाता है। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे और अंत में एमसीक्यू के माध्यम से सभी डाउट को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से पहले हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। डिजिटल गुरुकुल परिवार की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आगे बढ़ने से पहले श्री प्रणब मुखर्जी की जीवन लीला के ऊपर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। श्री प्रणब मुखर्जी के बारे में बात करते हैं। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में हुआ था और 31 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। सन 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाए और 1984 में वो भारत के वित्त मंत्री रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बता दूं कि 1997 यानी 1997 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी रहे थे। 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। प्रणब मुखर्जी ने एक बुक भी लिखी थी, द कॉलिजन ईयर्स 1996 to 2012, और हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। सबसे पहले देश के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। हमारे राष्ट्रपति अभी कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिनमें एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया कि हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। अब इनके परिचय के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रपति होता कौन है। देश का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो वो देश का राष्ट्रपति होता है। सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है देश का राष्ट्रपति। इसके अलावा ये देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन प्रमुख होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। ध्यान रखिए, क्योंकि भारतीय संविधान में इनको कहने को तो कम से कम सबसे ज्यादा पावर दी गई है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि देश का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, जबकि देश का वास्तविक प्रमुख यानी एक्चुअली में सबसे ज्यादा पावर होती है किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। तो दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होइए, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। इसके अलावा देश के कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। ध्यान रखिए, देश के कार्यपालिका यानी जो केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका की बात की जा रही है। हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। तो ये तो हुई एक राष्ट्रपति की परिचय। अब बात करते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो वे 14वें राष्ट्रपति यानी 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। एक राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 यानी आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक इसके बारे में वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित है अनुच्छेद 52 से 78 तक। किसके बारे में? भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। इसके चुनाव के बारे में पूछा जा सकता है, इसे कैसे चुना जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है एक राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? 5 लाख रुपए भारत के राष्ट्रपति की सैलरी है। इनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ ग्रहण करवाया जाता है। रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि राष्ट्रपति की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए और इनकी योग्यता के अनुसार से जो वर्णन है भारतीय संविधान में, तो आर्टिकल 58 में इनकी योग्यता के बारे में वर्णन है भारतीय संविधान में। याद रखिए किसमें? आर्टिकल 58 यानी अनुच्छेद 58 में वर्णन है इनकी योग्यता के बारे में और कहा गया है कि मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स एक राष्ट्रपति के लिए।
इसके अलावा इनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ ग्रहण करवाया जाता है। और भारत के अभी राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। इसके पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, श्री राजेंद्र प्रसाद। आप सभी को पता होगा, बट उनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1962 यानी 1962 को उनको भारत रत्न दिया गया था। तो इतने सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली के एग्जाम में थोड़ा सा अनकॉमन क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत के राष्ट्रपति के पिता का नाम क्या है। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। उनके पिता का नाम है श्री मैकोलाल और उनकी माता का नाम था श्रीमती कलावती देवी। तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो देखा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या होगा। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का भी उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे मात्र 3 सेकंड का वक्त। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यानी आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि संविधान के भाग 5 में संघ का वर्णन है, यानी यूनियन का वर्णन किया हुआ है। किसमें, आर्टिकल के संघ 5 में, ठीक है, UNION यूनियन का वर्णन किया हुआ है। भाई यूनियन का अर्थ क्या होता है, यूनियन मिला होता है किससे, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं यानी केंद्रीय मंत्री जितने होते हैं, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके अलावा CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है इसके अंदर, यूनियन के अंतर्गत। तो यूनियन का वर्णन है संविधान के भाग 5 में और उसके अंतर्गत ही यह है अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 के बीच में ये यूनियन के बारे में वर्णन किया हुआ है। अब यूनियन के अंदर ही तो आता है, यानी संघ के अंतर्गत ही तो प्रेसिडेंट आता है, तो डेफिनेटली आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 के बीच में ही होगा, ये तो क्लियर हो जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 52 में स्पेशली कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 52। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित किया जाता है। ये 14 सदस्य 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। 2 सदस्य जो होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, जबकि 12 सदस्य क्या होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता, सामाजिक कार्य से होते हैं। ये कुल मिलाकर 14 सदस्य होते हैं जिसे राष्ट्रपति चुनता है। ये राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत आती है, विशिष्ट शक्तियां होती है राष्ट्रपति की, उसके अंतर्गत आती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, यानी हु पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे थोड़ा डिटेल में मैं डिस्कस कर दूं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यानी कि एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के द्वारा की जाती है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। इसके अलावा चुनाव कैसे होता है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। इसके चुनाव में भाग लेने के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा MLA ऑफ द स्टेट्स होते हैं। MLA ऑफ द स्टेट्स में 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के होते हैं। ये सब मिलके क्या करते हैं, वोटिंग देते हैं, वोटिंग करते हैं। और वोटिंग कैसे होती है, प्रायोरिटी के आधार पर होती है। ऐसे नहीं जैसे हम लोग अभी इलेक्शन में गए तो क्या होता था, कोई भी वोट हो, अलग अलग जो चिन्ह होते हैं चुनाव चिन्ह, उनमें से किसी एक पे हम लोग जो है वोटिंग करते हैं। पर इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए 3 कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए, 3 कैंडिडेट खड़े हुए, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको वोटिंग में तीनों को ही वोट देना है, ना कि किसी सिंगल एक को वोट देना है। तीनों को ही प्रायोरिटी के आधार पर वोटिंग करनी है। सबसे ज्यादा जो पसंद है उसको आपको नंबर 1 देना है, सेकंड पे नंबर 2 और थर्ड को नंबर 3। अगर 3% खड़े हो, अगर 5 हो तो प्रायोरिटी के आधार पर 1 2 3 4 5 आपको देने हैं। और उनका कौन करेगा वोटिंग पे, भाग कौन लेगा, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और MLA ऑफ द स्टेट्स में भाग लेंगे। ठीक है, उनके द्वारा वोटिंग की जाएगी, प्रायोरिटी के आधार पर की जाएगी और उस वोटिंग के सिस्टम को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यानी एकल संक्रमणीय वोट पद्धति, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जा सकता है। अब चुनते कैसे हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका चुनाव किया जाता है जैसे संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है। जैसे संसद के दोनों सदन है लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी से भी शुरुआत हो सकती है
जैसे कि मान लीजिए शुरुआत होती है लोकसभा से शुरुआत होती है, तो लोकसभा में सबसे पहले लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसके 1/4 यानी 1/4 लोग जो है लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को उन्हें हटाने के लिए। उसके बाद 14 दिनों का समय लिया जाएगा। 14 दिनों बाद उसका दूसरा स्टेप होगा जिसके अंतर्गत 2/3 वोट होंगे जिसके अनुसार प्रस्ताव होगा, यानी कि 2/3 वोट होंगे जिसके अंतर्गत जो है प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। अगर 2/3 वोट जो है पारित से ज्यादा होता है तो। इसके अलावा आगे जाता है राज्यसभा में 2/3 वोट होंगे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। राज्यसभा से 1/4 लोग उन्हें नोटिस देंगे, उसके बाद 2/3 वोट का प्रस्ताव होगा, उसके अलावा 2/3 वोटिंग अगर हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति को क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है, यानी इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो यहां से ये तो क्लियर हो जाता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति। तो हमारे जो प्रश्न था अभी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो सही उत्तर क्या होगा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के द्वारा चुना जाता है कौन? राष्ट्रपति। तो अगला प्रश्न आई होप आप लोग इजिली कर पाएंगे कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति भारत के संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग होता है भारत का प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी, आई होप आप लोग उत्तर कर पाएंगे इजिली कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सही उत्तर है एक राष्ट्रपति होने के लिए 3 मुख्य तरह की योग्यताएं होनी चाहिए। पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कि उसका न्यूनतम उम्र जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए, और तीसरा जो है क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओनली ए एंड सी, मस्ट हैव इंडियन सिटीजन एंड 35 ईयर्स ऑफ एज। इसमें तो राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है पर वो लोकसभा के बारे में होता है आंसर, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ये 3 एलिजिबिलिटी अगर वो फॉलो करता है तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। क्या क्या? और एक बार रिपीट कर दूं, भारत का नागरिक, न्यूनतम एज 35 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। अगला प्रश्न हैं कि भारत के किस राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हो गया? तो श्री प्रणब मुखर्जी का हाल ही में 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। नेक्स्ट, प्रणब मुखर्जी भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो वो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। 2012 में वो देश के 13वें राष्ट्रपति बने थे। 2012 से 2017 तक वो इस पद पे बने हुए थे। नेक्स्ट, प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2019 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को ध्यान से देखा तो जरूर कर पाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। यहाँ देखिए प्रश्नों को थोड़ा ट्विस्ट किया गया है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा वेरी गुड, 2 सदस्य को नामित किया जाता है। कुल सदस्य कितने नामित किए जाते हैं? 14 सदस्य नामित किए जाते हैं, जिनमें से 2 सदस्य जो है वो लोकसभा के लिए नामित किए जाते हैं, जबकि 12 सदस्य जो है वो राज्यसभा के लिए नामित किए जाते हैं। तो सही उत्तर पूछा जा रहा है राज्यसभा के बारे में, तो कितने सदस्य हो जाएंगे? तो आंसर 2 होगा क्या? नहीं, 2 आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है यहाँ पे राज्यसभा के बारे में। ध्यान से देखिए, राज्यसभा के लिए कुल कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, जबकि लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित किए जाते हैं, और यहाँ पे राज्यसभा के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे सही उत्तर होगा 12। सही है, आंसर बी। अगर यहाँ पे प्रश्न में लोकसभा रहता तो आंसर 2 होता। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आयोग यानी जो फाइनेंस कमीशन होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर है, तो सही उत्तर क्या होगा कि वित्तीय आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्तीय आयोग की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब जब अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति की बात आई है तो आप ध्यान रखिए, राष्ट्रपति मुख्यतः 6 नियुक्तियां करती हैं। इन 6 को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या? एक तो फर्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है कौन? राष्ट्रपति। दूसरा क्या है? क्योंकि मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है ना, इसीलिए प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तीसरा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कौन करता है? एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। चौथा क्या होता है? लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। किसे? लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। पांचवा जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वित्तीय आयोग के सदस्य के द्वारा। जैसे मैंने बताया, फाइनेंस कमीशन को सदस्य की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा
अलावा राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, माफ कीजिएगा, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी भी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये 6 इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, यानी अपॉइंटमेंट है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 6 में से किसी के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति। और एक बार रिपीट कर दो किसकी किसकी। एक तो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, सेकंड है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फोर्थ है लोकसभा आयोग, लोक सेवा आयोग के अध्यक्छ और सदस्य, माफ कीजिएगा तो लोकसभा नहीं है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। चौथा है वित्त आयोग के सदस्यों की, और छठा जो है वो है राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। ठीक है, यानी कि यूपीएससी के जो चेयरमैन है और उसके जो सदस्य हैं उसकी नियुक्ति भी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मैच सही नहीं है। यहाँ पे अनुच्छेद यानी आर्टिकल दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड वर्ड लिखे हुए हैं कि कौन सा आर्टिकल किसके साथ मैच नहीं खाता है। तो सही उत्तर है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 लिखा हुआ है प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी महाभियोग के बारे में। पर महाभियोग के बारे में आर्टिकल कितने में लिखा हुआ है? आर्टिकल 61 महाभियोग के बारे में लिखा हुआ है, जबकि आर्टिकल 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण और एफर्मेशन के बारे में लिखा है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आर्टिकल 52 यानी अनुच्छेद 52 जो है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 61 यानी 61 जो है वो महाभियोग के बारे में बताया गया है, जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अगला प्रश्न, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कुल 6 इंपॉर्टेंट नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनमें से यूपीएससी के चेयरमैन की भी नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। अच्छा, यूपीएससी की जब बात आई, यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। फाउंडेशन हुई थी अक्टूबर 1926 में। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी उसके चेयरमैन कौन है? अभी एक्टिंग चेयरमैन है अरविंद सक्सेना जी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। ये प्रश्न इसलिए इंक्लूड किया गया कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कुल 6 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से जो कि किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उनमें से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी अपॉइंटमेंट की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और आर्टिकल 76 में बताया गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से वो राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं, यानी 2 टाइम्स प्रेसिडेंट बने हैं। तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। उनका कार्यकाल 1984 यानी 1884 यानी 1884 से लेके 1963 तक रहा है। कुल 12 वर्षों तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और सन 1962 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। तो रिसेंटली के एग्जाम में भी पूछ लिया गया कि राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1962 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो वे राजेंद्र बाबू या तो देश रत्न के नाम से जाने जाते थे, और वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनका संबंध भारत के किस राज्य से था, तो वो बिहार से उनका संबंध था। ये प्रश्न भी पूछा गया रिसेंटली एग्जाम में। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक राष्ट्रपति का पद किस प्रकार से रिक्त या वैकेंट हो सकता है, यानी कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा एक राष्ट्रपति के जो पोस्ट है वो वैकेंट हो सकते हैं। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति का पद जो है वैकेंट हो सकता है 2-3 कंडीशन में। पहला जो हो सकता है कि एक्सपायरी हो जाए यानी डेथ हो जाए किसी राष्ट्रपति की। दूसरी जो हो सकती है कि वो रेजिग्नेशन दे दे। किसको रेजिग्नेशन देता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि इम्पीचमेंट के द्वारा यानी महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया जाए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके द्वारा एक राष्ट्रपति का पद जो है वैकेंट हो सकता है। पर यहाँ पे इम्पीचमेंट की बात नहीं की जा सकती, सिर्फ ओनली द कमिटमेंट ऑफ द इम्पीचमेंट इन राज्यसभा है। पर इम्पीचमेंट बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा में की जाती है, इसलिए ओनली ए एंड बी सही उत्तर होगा। देखिए प्रश्नों को कितना ट्विस्टेड किया गया है। यहाँ पे इम्पीचमेंट तो दिया गया है पर ओनली राज्यसभा दिया है, इसलिए आंसर डी होगा। आप लोग ध्यान से इसलिए प्रश्नों को पढ़िएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है, यानी कि कमांडर ऑफ चीफ ऑफ कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस के कौन होते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी आपको कि सर्वोच्च
जो देश के सशस्त्र सेनाएं हैं उनका कमांडर इन चीफ होता है हमारे देश का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अब जब बात आई है सशस्त्र सेनाओं की तो तीन मुख्य सशस्त्र सेनाएं हमारी, एक तो नौसेना है। नौसेना अध्यक्ष कौन बने, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नए बने हैं करमबीर सिंह जी, ठीक है। इसके पहले थे सुनील लांबा, उनकी जगह पर 31 मई 2019 को उनकी सेवा समाप्ति हुई। उसके बाद हमारे नए नौसेना अध्यक्ष बने करमबीर सिंह जी। नौसेना की बात आई है, अगला जो है वो है थल सेना अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, हमारे बिपिन रावत जी हैं। ये 27वें आर्मी स्टाफ है हमारे बिपिन रावत जी। अब जब बात हुई नौसेना की और थल सेना की तो और एक क्या है, वायुसेना। तो डेफिनेटली वायुसेना के बारे में प्रश्न बन सकता है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, हमारे BS धनोआ जी वायुसेना अध्यक्ष है। तो इस प्रकार से तीनों का हेड होते हैं कौन, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न की एकल संक्रमणीय वोट पद्धति, यानी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जिसे कौन सा ये वोटिंग सिस्टम है, ये चुना जाने की यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, जिसको क्या कहा जाता है, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। उसमें हर मतदाता कितनी वोट में व्यक्त कर सकता है, यानी कितनी वोट दे सकता है, केवल 2 वोट या तो 1 वोट या तो भरे जाने वाले पदों में से एक कम विकल्प या तो उतने विकल्प जितना चुनाव में प्रत्याशी है। तो थोड़ी देर पहले मैंने डिटेल में बताया आपको इसका उत्तर, आई होप आप लोग सब इसका उत्तर कर पाएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, उतने विकल्प जितना चुनाव में प्रत्याशी है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि कुल 4 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं, 1 2 3 4 ABCD के नाम से 4 प्रत्याशी खड़े हैं सपोज कीजिए, तो आपको चारों को प्रेफरेंस देना है। जैसे आप सपोज कीजिए C को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है तो C को चुनिए, फिर B को देना है तो B को चुनिए, फिर D को चुनना है तो D को चुनिए, फिर A को चुनना है तो A को चुनिए। तो इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस देना है, पर चुनना सभी को है, ठीक है। जितने प्रत्याशी है उतने विकल्प सभी को देने हैं। जैसे नॉर्मली हमारे लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, हम लोग किसी एक को वोट देते हैं, उस प्रकार से चुनाव नहीं होता है। इसमें प्रेफरेंस वाइज सभी को चुनना होता है आपको। जिसको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, जो सबसे कम है उसको लास्ट प्रेफरेंस दीजिए। इस प्रकार से चुना जाता है और इस प्रकार की वोटिंग पद्धति को एकल संक्रमणीय वोट पद्धति कहा जाता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि निम्नलिखित में से किसमें राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान का उल्लेख है। तो आपातकाल यानी इन नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है, तो इमरजेंसी की बात की जाती है तो नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है आर्टिकल 352 में। तो जब इमरजेंसी की बात आई है तो थोड़ी सी मैं आपको टचअप करवा दूं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रपति के एक विशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत इमरजेंसी आती है और राष्ट्रपति की आपातकाल यानी इमरजेंसी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अब इमरजेंसी होती कितने तरह की है, मेनली 3 तरह की इमरजेंसीज होती है जो कि देश में लगाई जा सकती है। कौन कौन सी इमरजेंसीज होती है, फर्स्ट इमरजेंसी जो होती है वो राष्ट्रीय आपातकाल होती है, जो कि आर्टिकल 352 में इसका वर्णन है, ध्यान में रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। सेकेंड जो इमरजेंसी होती है वो कौन सी इमरजेंसी होती है, वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना होता है, जो कि नॉर्मली लगाया जाता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और तीसरी जो शक्ति होती है इमरजेंसी की जो राष्ट्रपति के पास होती है वो है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, जो कि आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो 3 आर्टिकल्स हैं जो कि 3 इमरजेंसियाँ लगाई जाती है, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा जो होता है वो राष्ट्रपति शासन और तीसरा जो होता है वो वित्तीय आपातकाल। तो इसको याद कैसे रखना है, बहुत ही ईजी है। जैसे कि याद रखिए, सबसे पहले क्या होता है, नेशन, सबसे पहले नेशन आता है, उसके बाद क्या आता है, सेंटर मतलब स्टेट आता है, उसके बाद क्या आता है, वित्तीय यानी फाइनेंस आता है, याद रखिए। तो नेशन सबसे पहले, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल 352 याद हो जाएगा आपको, 352 से स्टार्ट करना है। 352 के बाद 4 आपको जंप करना है, +4 करना है, तो आ जाएगा स्टेट, यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है। कितना, 352 +4 यानी इक्वल टू 356 हो गया। इसके बाद फिर 4 जंप कीजिए यानी +4 कीजिए, तो 356 + 4 हो गया 360, तो 360 कौन सा हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 आपातकाल है, 352, 356 और 360, 3 आर्टिकल्स होते हैं, 3 आपातकाल होते हैं। इसके अलावा कब कब ये आपातकाल लगे हैं इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वो कौन थे जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया, यानी कोई ऑपोजिशन नहीं हुआ था, निर्विरोध उन्हें चुन लिया गया था। तो सही उत्तर है कि डॉक्टर A.N. संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें कि निर्विरोध चुन लिया गया। अब अगर पूछा जाए कि भारत के 6ठे राष्ट्रपति कौन थे, तो 6ठे राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, 6ठे राष्ट्रपति डॉक्टर A.N. संजीव रेड्डी जी हो जाएंगे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1977 1977 से लेके 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी कि राष्ट्रपति का महाभियोग में शुरू किया जा सकता है, यानी कौन से सदन में राष्ट्रपति का महाभियोग यानी इम्पीचमेंट शुरू किया जा सकता है।
तो सही उत्तर है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि राष्ट्रपति को अगर महाभियोग से हटाया जाना है तो किसी से भी शुरू किया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों में से, या तो लोकसभा से शुरू किया जा सकता है या तो राज्यसभा से शुरू किया जा सकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके अनुसार? तो सही उत्तर होगा इन आइदर हाउस, बोथ इन लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि दोनों में से किसी से भी शुरुआत की जा सकती है और उसे हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के द्वारा। अब आप मुझे बताइए कि इम्पीचमेंट यानी महाभियोग हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया है? मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अगला प्रश्न, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है? तो सही उत्तर है आर्टिकल 352। मैंने बताया थोड़ी देर पहले 3 आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये तीनों आर्टिकल याद कर लीजिए, आपके एक एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल 352, इसके अलावा राज्य में राष्ट्रपति शासन 356, इसके अलावा वित्तीय आपातकाल होता है 360। अब जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपातकाल की बात कर रहा था कि आपातकाल 3 तरह से होते हैं, तो राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर है अभी तक राष्ट्रपति ने कुल 3 बार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की, यानी 3 बार अभी तक नेशनल इमरजेंसी लगी है। अब बात करेंगे कब कब लगी है, पर पहले ये डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर नेशनल इमरजेंसी लगाई कब जाती है? 3 कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। एक तो युद्ध हो जाए, ठीक है, दूसरा कोई बाहर आक्रमण हो यानी बाहरी कोई देश या कोई आक्रमण कर दे, तीसरा जो है सशस्त्र विद्रोह हो। सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। इन 3 कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी या तो इमरजेंसी लगाई जाती है। अब नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लगा, कब कब लगा इसके बारे में पूछा जाता है। पहली बार लगा था 1962 को। क्या हुआ था 1962 को? भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। दूसरी बार लगा था कब? 1971 को। कब? 1971 को। इसमें क्या हुआ था? इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तीसरा जो इमरजेंसी लगाया गया था 1975 को लगाया गया था। ठीक है, ये क्या था? इसमें आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगी थी। ये 3 ही इमरजेंसी अभी तक लगी है। 2 युद्ध के कारण इमरजेंसी लगी है और तीसरा जो है आंतरिक अशांति के कारण इमरजेंसी लगी है। आंतरिक अशांति को संविधान के 44वें संशोधन यानी 44th अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। पहले जो था वो सशस्त्र विद्रोह था, जिनको चेंज करके बाद में क्या कर दिया गया? आंतरिक अशांति कर दिया गया, जिसकी वजह से 1975 को जो है इमरजेंसी लगी थी। तो आपको क्लियर होगा अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 1962, 1971 और 1975। तो आई होप इसका उत्तर सब कर पाएंगे जितने मुझे देख रहे हैं कि किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अवस्था के कारण आपातकाल की लागू स्थिति की थी। तो जैसे मैंने बताया 3 इमरजेंसी लगी थी, जिसमें से आंतरिक अशांति के कारण कब लगाई गई थी? 1975 को। इसके अलावा 1962 को तो लगाई गई थी भारत चाइना युद्ध में, और 1971 में जो इमरजेंसी लगी थी वो भारत पाकिस्तान युद्ध में। 1975 को इंटरनल अशांति के कारण ही इमरजेंसी लगाई गई थी। तो अगला प्रश्न बहुत ईजी है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ये मैं नहीं बताऊंगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का। 3 सशस्त्र सेनाओं के कमांडर भी मैंने बताया कौन कौन से हैं, चीफ हैं, कौन होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने जो है कि संवैधानिक प्रणाली असफल होने पे किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 3 कंडीशन होते हैं जिसके अंतर्गत जो है लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। तो संवैधानिक प्रणाली असफल होने के केस में, यानी कि क्या होता है, इसको ठीक से समझिए। संवैधानिक प्रणाली असफल होने का अर्थ क्या होता है कि अगर कोई राज्य जो है अपना ठीक से नहीं चला पा रहा, तो क्या लगता है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता था? मैंने बताया 356 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता था, 356 में राष्ट्रीय शासन लगता था, राज्य के राष्ट्रपति शासन लगता था, और 360 में वित्तीय आपातकाल लगता था। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? 356। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। सपोज कीजिए कि किसी राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई गड़बड़ी हो जाए या तो कोई विवाद हो जाए, तो नॉर्मली अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सुलझाते हैं, लास्ट में राष्ट्रपति सुलझाते हैं। पर राष्ट्रपति में ही अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें कौन सुलझाएगा? उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति के बारे में प्रश्न बने हैं, इस प्रश्न को सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र यानी रेजिग्नेशन किसे प्रस्तुत करता है। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति को अगर रेजिग्नेशन देना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन देता है उपराष्ट्रपति को।
यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। जैसे नॉर्मली जो भी इलेक्शन होते हैं, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, पंचायत इलेक्शन जो भी है, उसे किसके द्वारा संचालित किया जाता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा संचालित किया जाता है। तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव भी हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा संचालित किया जाता है। हमारे इलेक्शन कमीशन अभी कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। तो अगला प्रश्न अगर पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, यानी कि ध्यान से इसे समझिए, कंफ्यूज मत होइए कि भारत के राष्ट्रपति को नागरिक कितनी आयु पूरी कर लेने की चाहिए, कि इतना सेंस है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए एक राष्ट्रपति के होने के लिए। तो मिनिमम एज जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया 35 साल होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम एज की बात की जाए तो होता है नो लिमिट, क्योंकि मैक्सिमम एज की कोई बात की नहीं गई है हमारे संविधान में, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम एज है 35 ईयर्स। अगला जो प्रश्न है कि भारत में किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि किसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, किस में होता है? प्रेसिडेंट इलेक्शन में। प्रेसिडेंट एकल संक्रमण जो प्रणाली होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है? हम लोग प्रेफरेंसेस देते हैं, और इसी को तो कहते हैं ना हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सभी को अलग अलग प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस के अनुसार से बाद में चुनाव होता है, और चुनाव के बाद इलेक्शन का रिजल्ट घोषित किया जाता है। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग किस देश के संविधान से ली गई है? तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि महाभियोग को कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट से। इसके अलावा महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपको याद करवाए थे, एक बार और रिवाइज कर दो। आर्टिकल 52 जिसके अंतर्गत भारत में एक राष्ट्रपति होगा बताया गया है। आर्टिकल 54 जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया, और आर्टिकल 61 जिसके अंतर्गत जो है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया। तो ये 3 आर्टिकल आपको रट लेने हैं। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है, यानी कि रिटायरमेंट की एज क्या होती है? एक राष्ट्रपति को कब रिटायर्ड किया जा सकता है? तो सही उत्तर है, एक राष्ट्रपति की रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में एक राष्ट्रपति के रिटायरमेंट के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कि कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है हमारे संविधान में। सो आंसर क्या होगा? कोई सीमा नहीं है। मिनिमम एज तो 35 ईयर्स है, पर रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। अगला जो प्रश्न बहुत ही इजी है पर इंपॉर्टेंट है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार से चुना जाता है, यानी कौन से प्रोसेस के द्वारा चुना जाता है? तो सही उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी कि जिसे एकल संक्रमणीय वोट पद्धति है के द्वारा चुना जाता है। इसकी डिटेल प्रोसेस भी मैंने आपको समझाई कि किस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग जगह पे पास की जाती है, उसके प्रकार संसद के द्वारा इसे इम्पीच यानी महाभियोग के द्वारा इसे हटाया जाता है। तो ये तो इम्पीचमेंट की बात आई, पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा इसे चुना जाता है, जिसमें कि सभी जो कैंडिडेट्स हैं उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। और शपथ ग्रहण कौन करवाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही इजी है, मैंने बताया भी कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र यानी बोथ हाउसेज का कंबाइन जो सेशन है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो सही उत्तर है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं फटाफट प्रश्न को कवर करता हूं कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में बात की जा रही है, ध्यान रखिए, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो सही उत्तर है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी कि लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य, ठीक है, कुल मिला के 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको रिवाइज भी करवा दे रहा हूं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको परेशानी ना हो। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, मैंने आपातकाल के बारे में डिटेल में बताया। कुल 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है हमारे संविधान में। कौन से आपातकाल हो सकते हैं? जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हो सकता है, दूसरा जो है वो राष्ट्रपति शासन हो सकता है, और तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल हो सकता है। आर्टिकल भी मैंने याद करवा दिए, कौन से आर्टिकल? 352 आर्टिकल है, 356 आर्टिकल है और 360 है। याद करने की पद्धति भी बता दी, +4 ऐड करते जाइए, चारों आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रवृत्ति को बदला जा सकता है? तो सही उत्तर क्या होगा? सॉर्टिंग पद्धति के द्वारा, ठीक है, प्रकृति को बदला, यानी कि अगर किसी को मृत्युदंड दिया जाए, ठीक है, कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड की घोषणा की जाए तो उसे एकमात्र राष्ट्रपति ही उसको माफी दे सकता है।
तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा है कि भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, तो सही उत्तर है कि अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगी है। क्योंकि मैंने बताया कि अभी तक केवल 3 बार आपातकाल लगी है। 1962 में, वो तो युद्ध के कारण लगी थी, भारत चाइना युद्ध के कारण। दूसरा जो हुआ था 1971 में हुआ था, वो तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तीसरा जो था 1975 में, वो तो आंतरिक अशांति के कारण लगा था। तो वित्तीय आपातकाल तो अभी तक लगी ही नहीं है कभी भी, तो सही उत्तर होगा कभी नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही विधायिका सत्र, यानी कि जिसे सेशन कहते हैं, कि नोटिफिकेशन को पोस्टपोन करने का जो है वो पावर होता है। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वित्तीय आपातकाल की बात की कि वित्तीय आपातकाल अभी तक लगी ही नहीं है, और ये प्रश्न तो मैंने कितनी बार आपको बता दी कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अब मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है। जितने भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हर एक मुझे कमेंट करे, क्योंकि मैं चाहूंगा, यही मेरे गुरु दक्षिणा है कि हर एक मुझे कमेंट करे और लाइक करे अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आए। आई होप को याद हो गया होगा कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अगला प्रश्न देखिए कितनी इजी है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? कौन करता है वित्तीय आपातकाल? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार का आपातकाल की स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है, तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए ऑप्शन में 4 है, कैसे आपको टच करना है मैं बताता हूं। जैसे वित्तीय आपातकाल की स्थिति, वित्तीय आपातकाल तो अभी तक लगी ही नहीं है कभी भी, तो ये तो होगा नहीं। महा आपातकाल की स्थिति, ये आपातकाल की स्थिति ये भी अभी तक नहीं लगी है, ठीक है। इसके अलावा राज्य आपातकाल की स्थिति, यानी कि जिसे कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है राज्यों में, ये तो कई बार लगाया गया, पर ये तो एक बार पूछा जा रहा है कि लगाया गया है कि नहीं, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में बजाय आंतरिक आपातकाल की स्थिति, तो यही मैं बताया था कि आंतरिक आपातकाल जो कि एक ही बार लगाया गया था, कब लगाया गया है? 1975 को, ठीक है। टोटल 3 इमरजेंसी लगी थी, 1962 को, 1971 को, 1975 को, जिसमें से 1975 वाला ही जो था वो आंतरिक आपातकाल की स्थिति थी। तो सही उत्तर हो जा रहा है आपका, इतनी इजिली आप समझ जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न बच्चों वाला है आपके लिए, आई थिंक कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? मैंने बताया भी, यानी कि इसे ठीक से समझिए। क्या कहने के है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, यानी कि कितना कार्यकाल होता है एक राष्ट्रपति का, कितने दिनों का कार्यकाल होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। तो अगला प्रश्न मैंने बहुत बार बताया कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड, यानी भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार से हटाया जा सकता है? इम्पीचमेंट के द्वारा, यानी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग किसके द्वारा किया जाता है? तो पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा ही तो किया जाता है ना। संसद को मिला के ही तो लोकसभा और राज्यसभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के ही तो इम्पीचमेंट किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? पार्लियामेंट यानी संसद। तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि चौथे राष्ट्रपति कौन थे, इसे कैसे पूछा गया? देखिए एग्जाम में पहले राष्ट्रपति तो आपको सबको पता है, राजेंद्र प्रसाद थे। अभी राष्ट्रपति कितने नंबर के हैं? 14वें राष्ट्रपति हैं हमारे। तो चौथे राष्ट्रपति कौन थे? देखिए पूछा जा रहा है। चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। अब राष्ट्रपति के बारे में 2-3 चीजें आप लोग रट लीजिए, जैसे एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें 2 बार चुना गया, राजेंद्र प्रसाद। पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? प्रतिभा पाटिल। निर्विरोध चुने जाने वाला राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। इसके अलावा कितने राष्ट्रपतियों की मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान हो गई? तो 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल दौरान हो गई थी, एक तो जाकिर हुसैन की और फखरुद्दीन अली अहमद की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए और आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। इसके अलावा आप मुझे लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, साथ में सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरी वीडियोस मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक स्पेशली पहुंचे। इसलिए बेल बटन को जरूर दबाइए, साथ में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम पे मैं इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करता हूं। आप लोग चाहे तो उनसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे, और मैं चाहता हूं कि हर एक वो बच्चा जो मुझे देख रहा है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। बहुत ही ईजी है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, यानी हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया। सेम ही है। कहाँ से थे वो? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से या केरल से, ये आपको बताना है। साथ में कौन थे ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो, नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।